नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, संडे की बिजनेस मास्टर क्लास जो मैं हर रविवार को 5 बजे से 6 बजे के बीच में लेता हूं। इस क्लास में हम बात करते हैं हमारे रिटेलर्स भाइयों की, उनकी कुछ समस्याओं की बात करते हैं। इसके अलावा मैं जो बेस्ट जो सेलिंग स्किल्स है, जो कि हम हमारे बिजनेस फोटो कार्ड की जो हम बात कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो सेल्स की टेक्निक, सेल्स की स्किल्स जो है हम हमारी टीम को सिखाते हैं, वह सारी स्किल्स भी हम शेयर करते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करे। आप फोटो कार्ड बिजनेस से जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन हर हाल में आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए, बस यही मेरा उद्देश्य। और इसी उद्देश्य से ये बिजनेस की क्लासेस रखी जाती है, फ्री बिजनेस क्लासेस। इसमें आप सभी जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ जो लिंक शेयर की जाती है वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर लें। इजी रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो जूम क्लास है, इसमें फ्री एक्सेस दिया जाता है। और यहाँ पर जो हम टॉपिक रखते हैं वो बिल्कुल आपके बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स ही हम रखते हैं। सेलिंग का टॉपिक हो सकता है, सेलिंग स्किल्स का टॉपिक हो सकता है, रिटेल की स्ट्रेटजी का टॉपिक हो सकता है, ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर टॉपिक हो सकता है। ऐसे सारे वही टॉपिक्स जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। बस यही मेरा उद्देश्य है, बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में और मदद करें। तो ये सारा हम करते हैं। और इसके अलावा आप हमारा एक्सपर्ट आपका प्रोग्राम है, वो भी आप जुड़ सकते हैं। वो हर सैटरडे को इवनिंग में रखते हैं, जिसपे हम किसी पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर को बुलाते हैं और वो अपने फील्ड की जानकारी आपको शेयर करता है। वो जानकारी आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह के हम एक्सपर्ट जो है वो बुलाते हैं, उनसे हम क्वेश्चन आंसर के जरिए और उनकी जो मास्टरी है अपने फील्ड में, वो आप सभी को शेयर करते हैं। इस तरह के कुछ कार्यक्रम है। अब जैसा कि आपको पता है, ये रिटेल सेलिंग टेक्निक का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम पिछले जो संडे को जो बिजनेस क्लास थी उसमें भी रखा गया था। वहां पर उसका पहला पार्ट था, यह दूसरा पार्ट। वहां पर हमने जो जानकारी दी थी वो दी थी कि सेलिंग का जो बेसिक्स क्या है। अब वो जो बेसिक्स होते हैं वो हर जो बिजनेस है, किसी प्रकार का बिजनेस है, सब में सेम होते हैं। तो पहले बेसिक्स के बारे में जानकारी थी। नाउ जो हमारा फोकस है वो स्पेशली रिटेल सेलिंग को लेकर है। तो आप किसी प्रकार का रिटेलिंग का आप बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार की रिटेलिंग आप करते हैं, आपका कोई शॉप है, कोई रिटेल स्टोर है आपका, कोई प्रोविजनल स्टोर है आपका, तो वहां पर आप कैसे कस्टमर को जो है वो अप्रोच करेंगे, कैसे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स को आप सेल करेंगे, और कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने कस्टमर को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप कस्टमर बनाएंगे, और वो भी लॉयल कस्टमर बनाएंगे, आपका रिपीट कस्टमर बनाएंगे, आपका रेफरल कस्टमर बनाएंगे। तो बस यही उद्देश्य से और ये सीरीज जो शुरू की थी, इसका पहला पार्ट पिछले संडे को था। अगर आपको वीडियो दोबारा देखना है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, और रिटेल सेलिंग टेक्निक पार्ट 1 वो वीडियो वहां पर है। यूट्यूब चैनल है हमारा फोटो कार्ड बिजनेस सिंप्लीफाई। और ये दूसरा पार्ट है जिसके बारे में आज हम जानकारी शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वो जो कि नए जुड़े हैं, जो है जिन्हें मेरा पता नहीं है, मैं उनको बता दूं। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, मैं डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटो कार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा मैं सीनियर ऑर्थोपेडिशियन हूँ, सीनियर कंसल्टेंट। मेरा खुद का एक सेटअप है गर्ग हॉस्पिटल नाम से, जहाँ पर मैं 20 वर्षों से और एज ए सीनियर कंसल्टेंट वहां पर मैं हूँ। इसके अलावा फोटो कार्ड बिजनेस की मैं बात करता हूँ, जो एक प्रकार का बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। किसी प्रकार का आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं या किसी प्रकार की आप होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस फोटो कार्ड बिजनेस सॉल्यूशन से आप जुड़ सकते हैं। ये एक प्रकार का एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि सेलर और बायर दोनों जुड़ते हैं। आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करते हैं, बायर वहां पर से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है, और ये लोकल सिटी वाइज ज्यादा अच्छा वर्क करता है। यानी हम जो इसमें जो फोकस करते हैं वो करते हैं लोकल डिमांड एंड सप्लाई को और बढ़ावा देना। यानी कि हम लोकल सेलर्स को जो है उनको बढ़ावा देते हैं, बायर्स को भी हम ये एनकरेज करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपके शहर में ही उपलब्ध है और उसी कॉम्पिटिटिव रेट पर उपलब्ध है, जो कि आप कहीं दूसरे शहर से आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन सेलिंग के जरिए, ऑनलाइन बाइंग के जरिए, तो क्यों नहीं वो आप अपने शहर से खरीदें, जिससे कि लोकल इकोनॉमी को एम्पावर हो। और यही तो ऑल ओवर इंडिया का पूरा जो थीम है, वो थीम यही है कि एम्पावरिंग द लोकल इकोनॉमी।
तो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब हम लोकल इकोनॉमी को जो है वो बढ़ावा देंगे। तो बस इसी उद्देश्य को लेकर और ये फोटो कार्ड बिजनेस है। तो आप इससे जुड़े, एज ए सेलर एज ए बायर आप इससे जुड़ सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं चलता हूँ टॉपिक पर और बात करते हैं कि किस तरह से हम ये सेलिंग टेक्निक जो है वो और इसको हम अपने रिटेलिंग में हम इसको अपना सकते हैं। तो देखिए सेलिंग प्रोसेस जो है, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, वो कुछ स्टेप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज स्टेप्स, और इनके जरिए ही सेलिंग होती है। ऑर्गेनाइज स्टेप क्या क्या है? पहला है प्री सेल्स प्रिपरेशन, यानी कि अभी ये एक तरह से दुकान सजाने वाला काम हो गया, आपकी शॉप को सजाने वाला काम। यानी कस्टमर आपके पास अभी आया नहीं है। अब मैं इसको कस्टमर भी नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा प्रोस्पेक्ट। कस्टमर तो वो तब बनेगा जब वो आपको पे करेगा और आपका प्रोडक्ट वो लेगा, ठीक है। तो अब प्रोस्पेक्ट आपके पास आने वाला है, उससे पहले आपने अपनी दुकान को कैसे सजाया, अपने आप को आपने कैसे प्रिपेयर किया, ये है प्री सेल्स प्रिपरेशन। इसके बाद दूसरा आता है ओपनिंग द सेल। अब आपको सेल ओपन करनी है ना। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिंग द सेल, सेल का प्रोग्रेशन, जहां पर आपका पार्ट आता है फिर प्रेजेंटेशन का। अब सेल्स आपको प्रेजेंट करनी है, आपके प्रोडक्ट को आपको दिखाना है कस्टमर को, ठीक है ना। फिर उसके ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करने हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद में अगर वो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, देन क्लोजिंग द सेल। ये आपका स्टेप्स होता है सेलिंग की प्रोसेस के, ये स्टेप्स होते हैं। तो प्री सेल्स प्रिपरेशन का क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं प्री सेल्स प्रिपरेशन क्या है। देखिए प्री सेल्स प्रिपरेशन में ये सेल से पहले प्रिपेयर होगा, और इसमें हमको सबसे पहले अपने आप पर वर्क करना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल हाइजीन पर आपको वर्क करना है, आपकी अपीयरेंस पर वर्क करना है, आपकी ड्रेसिंग पर आपको वर्क करना है। ये आपको अपना खुद का जो अपीयरेंस है वो बहुत, क्योंकि सब प्रोडक्ट तो वो बाद में देखेगा, कोई भी जो कस्टमर आएगा वो प्रोडक्ट तो बाद में देखेगा, सबसे पहले वो आपको देखेगा, एज ए सेल्स पर्सन आपको देखेगा। अगर आपकी अपीयरेंस ऐसी है कि वो उसको, तो वो आपको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे आपसे, ठीक है। देन वर्क प्लेस, जहाँ पर कि आपको प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, वो जो वर्क प्लेस है, जो आपकी शॉप है, उसके बारे में प्रिपरेशन। उसमें क्या प्रिपरेशन होगी? शॉप की नॉलेज, डिपार्टमेंट, एरिया, सेक्शन जो बनाए हुए हैं आपने, जहाँ पर की प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, वो सारे सेक्शन के बारे में जानकारी आपको है या नहीं है। फ्लोर का आपको पूरा नॉलेज है कि नहीं है ना, कि डिपार्टमेंट का उसका सेक्शंस क्या क्या है, ये सारा आपको नॉलेज है कि नहीं है। देन प्रोडक्ट के जो सेक्शन है उन पर आपको ब्रांड, भाई कौन कौन से ब्रांड वहां पर रखे गए हैं, उनकी साइजेज, उनका मटेरियल, उनके कलर्स वगैरह के बारे में जानकारी। देन इन्वेंट्री सिस्टम की जानकारी, कि अगर कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो हमको इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, कैसे ऑर्डर देना है, उस चीज की जानकारी आपको पहले ही होनी चाहिए। देन जो आपका पूरा स्टॉक है उसका अरेंजमेंट और उसका डिस्प्ले। स्टैकिंग प्रोसीजर्स होती है, जैसे कि बड़े के ऊपर छोटा रखना है आपको, है ना, ये बड़ी साइज उसके ऊपर छोटी साइज, इस तरह से स्टैकिंग करते हैं। हैंगिंग में जो स्टैकिंग करते हैं वो डिफरेंट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि बड़ा ऊपर होगा, उससे फिर छोटा, फिर छोटा छोटा। तो ये आपको स्टैकिंग प्रोसीजर से आपको आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, स्टैकिंग करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रेजेंटेशन जो है प्रॉपर आपके स्टॉक्स का, आपके जो प्रोडक्ट्स है उसका होना चाहिए। देन क्लीनलीनेस, ये बहुत जरूरी है, साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। देन अब मार्केट अवेयरनेस के बारे में हम बात करते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है, इस टाइम क्या फैशन चल रहा है, सीजन के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो सकती है ना, ये आपको पता। इवेंट बेस्ड सेलिंग होती है, कुछ इवेंट चल रही है, इवेंट के बेस पर भी सेलिंग होती है। देन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई नया स्टोर तो ओपन नहीं हुआ है आपके एरिया में, उसके बारे में आपको जानकारी। देन जो आपका नया कोई ओपन हुआ है तो उसके कुछ कंपीटिंग जो फीचर्स हैं जो कि आपके स्टोर में नहीं है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो आपकी वीकनेस हो जाएगी, जिसको आपको इंप्रूव करना है या नहीं करना है। लेकिन कम से कम जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो उनसे डिस्टर्ब नहीं हो, वो उनसे डिस्टर्ब नहीं हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये था। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपके नॉलेज ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बारे में नॉलेज, कि टाइप ऑफ कस्टमर, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है। देन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा मोटिवेशन है कस्टमर्स का जो उनको और प्रोडक्ट लेने के लिए और बाध्य करता है, तो वो मोटिवेशन देखना पड़ेगा, मोटिव्स देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में पहले ही आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू हैव। आपके पास में जो प्रोडक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज द प्रिपरेशन।
ये है प्री सेल्स प्रिपरेशन। देन ये चेक लिस्ट है, प्री सेल्स प्रिपरेशन की चेक लिस्ट। इस चेक लिस्ट को आप देखिए ध्यान से। ये चेक लिस्ट जो है वो आपको अपने आप को प्रिपेयर करेगी सेलिंग से पहले, है ना, जिसमें कि काउंटर की सेक्शन की क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, और जो भी मर्केंडाइज अपने प्रोडक्ट्स जो उसमें डिस्प्ले कर रखे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। जैसे कि कलर बैकिंग, मतलब कलर ब्लॉकिंग करते हैं, नहीं करते, एक जैसे कलर वाले प्रोडक्ट अपन एक जैसे रखेंगे, एक उसके, है ना, जैसे उसमें 4 कलर अवेलेबल है तो अपन इसको अलग अलग रखेंगे, एक कलर अलग रखा, फिर एक कलर अलग रखा, पास पास में रखेंगे, इस तरह से इसको बोलेंगे कलर ब्लॉकिंग। देन साइज पैकिंग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है ना, ये है। देन कोऑर्डिनेटेड डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह जहां पर आपको जैसे आपके रिटेलिंग में प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं कि एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, माना कि हेयर ऑयल है, अब हेयर ऑयल आपको जो है हर ब्रांड के हेयर ऑयल आपको एक ही सेक्शन में आपको डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हेयर ऑयल, एक ब्रांड का हेयर ऑयल तो आपको एक सेक्शन मिला और दूसरा वाला जो है वो दूसरे सेक्शन में जाके उसको देखना पड़ा। तो इस तरह से आपको प्राइस पॉइंट वाइज डिस्प्ले होना चाहिए, है ना, कि भाई ये जो है एक ही तरह का प्रोडक्ट है लेकिन इस पर प्राइस वाइज होना चाहिए, भाई ये इसकी प्राइस कम या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है। देन फैमिली जो मर्केंडाइज टुगेदर, जैसे कि माना कि प्रसाधन सामग्री है, कॉस्मेटिक सामान है, तो वो सारा एक जगह होना चाहिए, ठीक है ना। आपके लॉन्ड्री का जो है वो एक जगह होना चाहिए, जो आपके हाउस क्लीनिंग का वो एक जगह होना चाहिए। तो इस तरह से आपको मर्केंडाइज को उसके अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली, देयर कैटेगरी, उनको आपको जमाना होगा। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटिंग द स्लो एंड फास्ट मूवर। देखिए जो फास्ट मूवर है उसको आपको हाईलाइट क्यों करना है, क्योंकि कस्टमर आएगा ना तो सबसे पहले जो फास्ट मूवर है ना उससे वो अट्रैक्ट होगा, और फिर वो स्लो मूवर की तरफ, वो स्लो मूवर भी ले सकता है लेकिन सबसे पहले वो फास्ट मूवर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपके जितने भी ऑफर होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, वो हमेशा फास्ट मूवर जो प्रोडक्ट है उस पर होते हैं, होने चाहिए, न कि स्लो मूवर पर, जिससे कि कस्टमर एक बार एंगेज हो आपके साथ, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। देन आपका जो भी प्रोडक्ट जो बिकता है वहां पर जब वो खाली होगा उस जगह को आपको भरना है, तो वो जो भरने वाला जो प्रोसेस है ना वो बड़ा स्मूथ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हर्डल नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना होगा, ठीक है ना। देन एंश्योर सर्कुलेशन प्लान फॉर द सेक्शन। देखिए सेक्शन में जो आदमी का मूवमेंट है ना, जो कस्टमर है उसका मूवमेंट वो बहुत फ्री होना चाहिए, उसी को देखना चाहिए, किसी प्रकार क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसकी मूवमेंट ही नहीं हो पाए, वो वहां पर देख ही नहीं पाए, ठीक है ना। या आप खुद भी जो है वो आपकी मूवमेंट जो है वहां पर रेस्ट्रिक्ट हो तो आप प्रोडक्ट प्रॉपर आप डिस्प्ले या प्रॉपर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो वो चीज आपको देखना होगा। देन फोकल पॉइंट को, जो डिस्प्ले के जो फोकल पॉइंट्स है उन पर आप निगाह मारें कि भाई यहाँ पर आपने ऑफर लगा रखे हैं, डिस्काउंट लगा रखे हैं, जो भी कूपन का कोई आपका ऑफर है, सीजनल कोई ऑफर है, कोई फेस्टिव ऑफर है, उसके बारे में आपको देखना होगा। देन प्राइस टैग का आप देखिए कि कोई टैग हट तो नहीं गया, प्राइस का टैग कोई, वो आपको देखना है। कैश काउंटर की क्लीनिनेस आपको देखनी है। देन कोई स्कीम अगर स्टोर में चल रही है तो उस स्कीम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसे आप उसको कस्टमर को बता सके। देन आप जो जैसे टुडे का आपका टारगेट क्या है, यस्टरडे का आपका अचीवमेंट क्या रहा, आपका जो टारगेट है जो आपको दिया है शॉप ऑनर ने, उस टारगेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज टारगेट बेस्ड सेलिंग होती है सर, आपको जो इंसेंटिव मिलना है, जो रिवार्ड मिलना है वो टारगेट बेस्ड होगा आपका, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। देन वर्केबल कंडीशन आपकी बिल्कुल लाइट अच्छी होनी चाहिए वहां, है ना, लाइट होना, प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। देन कस्टमर की जो कन्वीनियंस फैसिलिटीज है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, जिसमें कि आपका ट्रायल रूम हो गया, वाटर कूलर हो गया, टॉयलेट्स हो गया, उस पर आपको वो क्लीन होने चाहिए और एक्सेसिबल होने चाहिए, ये आपको देखना होगा। देन प्रोडक्ट नॉलेज, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि नया है उस प्रोडक्ट के बारे में आपकी जो नॉलेज है उसको आप रिफ्रेश करो, या कि प्रोडक्ट में कुछ फीचर चेंज हुए हैं तो उसके बारे में आपकी नॉलेज जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, जो आप उनको बता सके। तो ये हो गया आपके प्री सेल्स प्रिपरेशन। नाउ अब जो आता है वो आते हैं ओपनिंग द सेल्स। हम आते हैं ओपनिंग द सेल्स। अब सेल्स ओपनिंग आपकी होगी तो उसमें क्या होगा, एक्चुअल सेल्स प्रोसेस आप शुरू हो रही है, तो आपको सबसे पहले कस्टमर का वेलकम करना है, उसको कंफर्टेबली अपने स्टोर में जो है इसको कंफर्ट महसूस कराना है। और अब क्या होगा इसमें, ग्रीटिंग तो आपने की, उसके बाद ग्रीट कैसे करेंगे आप, कि आप कस्टमर को इंपॉर्टेंट फील कराना है, कि भाई कस्टमर आया, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये उसको फील कराना है। कब, जब वो इधर उधर देख रहा है, हेल्प चाहिए उसको, प्रोडक्ट के लिए कुछ हेल्प चाहिए, उस टाइम आप उसको ग्रीट करो, उसको कहो कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको प्रोडक्ट ढूंढने में क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये ठीक है ना। अगर
देखिए आपको लगता है कि उसको कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे टाइम पर आप उसको अप्रोच नहीं करें, ठीक है ना ये। और हमेशा किसी हरीड मैनर में उसको अप्रोच नहीं करें, हमेशा पोलाइटली और करेक्ट लैंग्वेज में उसको आप अप्रोच करें। अब देखिए अगर वो उसको लग रहा है, आपको ये क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको समझनी होगी कि उसको वास्तव में हेल्प की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर वो अपने आप ही प्रोडक्ट वो चूज करिए, उसको ऑलरेडी वो डिसाइडेड है भाई मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, इस ब्रांड का लेना है, इस प्राइस का प्रोडक्ट है, ये मुझे लेना है, उसने अपना रखा अपने कार्ट में और ये लो, और वो काउंटर पे आ गए आपके, है ना, और कोई भी कस्टमर आ गया और उसने जो है और पेमेंट किया और चला गया, उसमें आपको जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप उसमें अगर अपना अप्रोच करेंगे तो वो उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा, उसको अनकंफर्टेबल लगेगा उसको थोड़ा सा। तो बेटर है कि आप पहले पहचाने कि वास्तव में उसको रिक्वायरमेंट है हेल्प की या नहीं। देन आता है कस्टमर की नीड को आपको समझना है। डायरेक्ट सेल्स पिच को जो है नहीं बताना है, पहले आप कस्टमर की नीड को समझो, ठीक है ना। ये हार्ड सेलिंग नहीं करें। ये हार्ड सेलिंग जो होती है ना, सबसे ज्यादा इंटरप्ट करती है कस्टमर, सबसे ज्यादा जो है वो उसको एक तरह से हेजिटेट वो जो है वो फील करता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में जो है जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी परचेज की बढ़ जाती है। तो ये जो इंटरेक्शन है एक सेल्स पर्सन का और कस्टमर का, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इस पर विशेष हमको ध्यान देना है। देन आता है प्रोसेसिंग द सेल। सेल्स प्रोसेस कैसे करेंगे, ये ओपनिंग के बाद में इमीडिएटली फॉलो होता है प्रोसेसिंग का। अब यहाँ पर क्या है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका वो क्लियर होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है, सेल्स को क्लोज करना। आपका उद्देश्य क्या है, सेल्स को क्लोज करना, ये आपका उद्देश्य, ठीक है ना। अब दो प्रोसेस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट समझिए। पहले तो आपको देखना होगा कि कस्टमर की नीड क्या है। देखिए कस्टमर क्या चाहता है, और वो जो वो चाहता है वो हमारा प्रोडक्ट उसकी नीड को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब नीड में क्या आता है, कस्टमर के बिहेवियर से पता लगेगा, उसके क्लॉथ से पता लगेगा, है ना, उसके अपीयरेंस, उसके जो क्वेश्चन वो कर रहा है कस्टमर उससे पता लगेगा। उससे आप क्यों लीजिए कि उसकी नीड क्या है ना। जो चॉइस ले रहा है वो कलर और स्टाइल की जो चॉइस जो चूज कर रहा है ना प्रोडक्ट्स, उससे पता लग जाएगा कि वो क्या चाहता है, समझे मेरी बात। तो ये बिहेवियर से हमको देखना होगा कि वो नीड एक्चुअल में उसकी क्या है। और एक गुड सेल्स पर्सन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एक गुड क्वेश्चनर होना चाहिए, यानी वो अच्छे क्वेश्चन पूछना उसको आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन आपको पूछेगा ना तभी जाके उसकी नीड का पता लगेगा, समझे मेरी बात। तो ये आपको देखना होगा। तो जो रीजन है ना, वो किसके लिए वो बाई करना चाहता है प्रोडक्ट, वो उसकी नीड होगी किसके। वो अब नीड आपको क्या हो सकती है उसकी, वो कंफर्ट चाहिए, उसको लग्जरी चाहिए, फिजिकल प्लेजर चाहिए, कोई पेन एरिया, कोई प्रॉब्लम एरिया उसको सॉल्व करना चाहता है, सेल्फ एस्टीम के लिए सिर्फ, या उसको कोई गिफ्ट करना है किसी को। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको डिटेक्ट करना है कि एक्चुअल में उसकी नीड है। किसी को गिफ्ट करना चाहता है, या वो सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल प्लेजर के लिए, या कोई उसका प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व करना चाहता है उसके जरिए। जैसे कि किसी को रात को नींद नहीं आती, मच्छर काटते हैं उसको, तो वो क्या क्या नीड लेके गया कि भाई उसको अच्छी तरह सोना है, उसको मच्छर काटते हैं, उसको अच्छी तरह सोना है। तो उसकी नीड मच्छर काटना नहीं है, उसकी नीड क्या हो गई, सोना, उसको अच्छी तरह सोना है। तो अब उसको स्लीप उसकी नीड है, तो उस नीड को समझ के हमको उसको प्रोडक्ट देना है जो उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करे, वो अच्छी तरह सो सके। तो ये हमें समझना होगा, नीड को हमें समझना होगा, ठीक है ना। देन कस्टमर का जो मोटिव है खरीदने के पीछे, उसको समझने में आपको ये जो ये वर्ड है क्रू, ये एक्रोनिम है, इसको आप समझें। क्रू का मतलब क्या होता है, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, ईगो एंड वर्थ। ये उसके कुछ मोटिव हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने। देखिए उसको हो सकता है कि वो खरीदने कुछ और आया हो, लेकिन उसने देखा कि यार ये प्रोडक्ट, यार ये तो सेल्स में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो वैसे तो मेरे को 100 रुपए मिलता है और यहाँ भी 50 रुपए में मिल रहा है, तो वहां पे वर्थ हो गई। आया वो किसी और प्रोडक्ट को खरीदने, ठीक है ना, लेकिन वहां पे उसने वर्थ देखी उस प्रोडक्ट की, तो उसने वो भी खरीद लिया, ठीक है ना। ईगो के लिए होता है, सेल्फ एस्टीम के लिए होता है। कई बार अपन क्या है कि जैसे अपन को कोई ब्रांडेड चीज खरीदनी है तो क्या के लिए खरीदते हैं, सोशल स्टेटस दिखाने के लिए। देखिए मैंने, है ना, एप्पल का फोन क्यों खरीदते हैं भाई, जो एप्पल के फोन के फीचर्स है वो आपके सैमसंग में या आपके इसमें भी मिल जाएंगे, एंड्रॉइड के दूसरे फोनों में मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक स्टेटस होता है, एक सोशल स्टेटस होता है, इसलिए रोलेक्स की वॉच हम खरीदते हैं। तो ये एक ब्रांडेड आइडेंटिटी जो होती है वो आपके ईगो को सेटिस्फाई करती है,
देन आता है रिलायबिलिटी, है ना, ट्रस्ट और रिलायबिलिटी। उसके लिए प्रोडक्ट को खरीदना ये मोटिव हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये जो बंदा है ना, जो जो मेरे को प्रोडक्ट दे रहा है, ये बंदा बहुत रिलायबल ट्रस्ट बंदा है। हो सकता है 2 रुपए ज्यादा ले रहा हूँ मेरे से, लेकिन इससे मैं खरीदूंगा तो मेरे को बाद में कोई दिक्कत आएगी तो मैं इसको वापस कर दूंगा। तो ये हो गया रिलायबिलिटी, तो ये एक मोटिव हो सकता है। या कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब कैसे हो गया, देखिए दुकान जो है वो उसके घर के नजदीक है, ये उसका कंफर्ट हो गया कि यार यहाँ से मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, कल इस प्रोडक्ट में कोई कमी आई, कुछ बात हुई, तो मैं इसको तुरंत जो है वहां पर वापस कर दूंगा, ये उसका कंफर्ट हो गया। तो कुछ ना कुछ उसका मोटिव होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे। सिर्फ आप ये मत समझिए कि आप सस्ता प्रोडक्ट उसको देंगे तो वो सस्ता प्रोडक्ट देख के वो खरीद लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये सारे कुछ मोटिव्स होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। देन आता है सेल्स प्रेजेंटेशन। सेल्स प्रेजेंटेशन क्या होता है? यस चोपड़ा जी, आपका इसको स्पीक इसको अनम्यूट म्यूट कर रखा है आपने, म्यूट कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ। हाँ, अब आता है सेल्स प्रेजेंटेशन का। सेल्स प्रेजेंटेशन में आता है आपके ये दोनों जो मैंने बताया ना आपको अभी, वो दोनों इसमें कवर्ड हो गए इसमें आपको, ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात और प्रोग्रेसिंग की बात, जो अभी बात की थी ना दोनों, वो इसमें कवर हो गई। दैट इज सेल्स प्रेजेंटेशन, यानी कि आपके स्टोर की नॉलेज, जो आपके सेक्शन है उन सेक्शंस की नॉलेज, है ना, आपकी इन्वेंट्री की नॉलेज, आपकी आपका मर्केंडाइज जो है उसका डिस्प्ले आपने प्रॉपर किया, ठीक है ना, ये सारे आपने कवर कर लिए प्रिपरेशन में। देन कस्टमर की नीड को आपने समझा, उसके लाइक को समझा, उसके डिसलाइक को समझा, है ना, एक्सपेक्टेशन को समझा, ये सब जो है उसके प्रोग्रेशन, सेल्फ प्रोग्रेशन आया नहीं आया, तो उन सबको समझ लिया। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन और उसकी नीड को समझना, यही उसके बाइंग डिसीजन को और आगे फाइनल करेगा, मतलब आपकी सेल्स को क्लोज करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। दैट इज सेल्स प्रेजेंटेशन। तो सेल्स प्रेजेंटेशन में क्या स्टेप्स होंगे? देखो, आपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स, कस्टमर की नीड्स और उसका बाइंग मोटिव आपने समझ लिया, ठीक है ना। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ना, उसके जरिए आप कस्टमर के माइंड को समझे, ठीक है। और जितने भी आपके जो फैक्ट्स है ना, जो उसके फीचर्स है आपके प्रोडक्ट के, उन फीचर्स के आप फीचर्स नहीं बता के उसके बेनिफिट्स बताएं, इससे क्या बेनिफिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्स स्किल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रोफेशन में, आप किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी बिजनेस में आप सेलिंग करते हैं, वहां पर आपको अपने प्रोडक्ट्स का या अपनी सर्विस का आपको उसका फीचर्स नहीं बता के, उसके फैक्ट्स नहीं बता के, उसके आपको बेनिफिट बताने हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके पास पेन है, ये पेन आप बेचना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इस पेन में देखो, आप इसमें इस प्रकार की इसमें इंक है, इस प्रकार का इसमें जो है, आप जब इसको पकड़ेंगे और इसमें ये ग्रिपिंग जो है ये इसमें इस तरह का बना, जिससे कि पेन फिसलेगा नहीं, है ना। इसकी जो बाल पॉइंट है इसका वो बहुत ज्यादा वो स्मूथ है ना, ये आप फीचर्स बताएंगे। या फिर आप कहेंगे कि सर अगर आप ये पेन से आप अगर लिखेंगे तो आपके जो शब्द होंगे ना, जो लिखे हुए शब्द वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, आपकी हैंडराइटिंग जो है बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये हुआ उसका बेनिफिट। तो आपको बेनिफिट बताना है, न कि उसके फीचर बताना। अगर ये मास्टरी अगर हासिल कर ली ना सेलिंग में, तो फिर आपको सेल्स प्रोफेशनल बनने से, सेलरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये आप देखें, पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन में देखना है आपके कि उस रेंज को दिखाना है जो कि वास्तव में उसकी नीड को और पूरा कर सकती है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास है, आपने नीड को समझ लिया। अब आप उसको प्रोडक्ट चिपकाना नहीं है उसको, कि आपके पास में कोई प्रोडक्ट जो है स्लो मूवर है, आप सोचे यार इसको आप दे दो, नहीं, आपको उसकी रेंज, जो उसका जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट ही उसको पहले दिखाना है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट हैंडलिंग के वक्त भी आप वैल्यू शो करो, उसकी केयर शो करो। कई बार क्या होता है कि हम जो खुद ही जो है ना प्रोडक्ट को मिस हैंडलिंग करते हैं, उससे कस्टमर के दिमाग में क्या आएगा कि ये इसकी वैल्यू जब खुद ही नहीं समझ रहा है, तो ये मुझे क्या लगेगा कि इसकी वैल्यू, आप समझ रहे मेरी बात। तो उसको आप इस तरह से हैंडल करें कि वो बहुत वैल्यूबल है, आपको प्रोडक्ट से प्यार है। जब आपको प्रोडक्ट से प्यार होगा ना, तभी जाके तो वो कस्टमर को जो है वो आप एंथुसियाज्म, वो जो आपका बिहेवियर है, जो आपका पैशन है, वो उसको दे पाएंगे।
तो आप खुद जो है वो इस तरह से हैंडल करें अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ये मान के चलिए ये बहुत क्रूशियल प्रोसेस है, क्रूशियल स्टेज है ये सेल्स की। अगर इसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर, आप वो वीडियो जरूर देखना एक बार यूट्यूब पर जाकर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो ये एक तरह से मौका दे रहा है आपको, कस्टमर आपको, ये स्टेपिंग स्टोन है। ये अगर आपने पार कर लिया ना, ये अपॉर्चुनिटी है। ऑब्जेक्शन आर अपॉर्चुनिटीज। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि उसको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, बस वो चाहता है कि थोड़ी सी उसके जो रिजर्वेशन है या थोड़े से उसके कुछ एप्रीहेंशन ज्यादा है उसका, या उसकी कुछ इग्नोरेंस है उस प्रोडक्ट के प्रति, उसको आप बता दो, उसको उसकी नॉलेज उसको मिल जाएगी, तो डेफिनेटली वो जो है वो प्रोडक्ट ले लेगा। तो ये आपको देखना होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेरीज हो सकती है प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर जो है अनडिसाइडेड है, एप्रीहेंसिव है राइट डिसीजन लेने में, तो कुछ क्वेरीज हो सकती है। आपको उस क्वेरीज को ही तो आपको पूरा करना है, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उन क्वेरीज को तो आपको सेटिस्फाई करना है ना। तो एक तो होता है रेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्शन, उसमें आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्शन से रेस्पॉन्ड कैसे करना है वो देखें। कि एक तो उसके ऑब्जेक्शन को आप केयरफुली सुने, उस समय आप सुनते समय आप काम रहें, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करें उसको, उसकी पूरी बात सुने, ठीक है ना। देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसको आप रिफ्रेश करें। आप जब अपना आंसर देंगे ना उससे पहले, कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे जो लगता है कि ये जो है प्रोडक्ट काफी महंगा है, जो मैं और जो स्टोर पे गई वहां से देखा तो ये प्रोडक्ट तो काफी महंगा लग रहा है मुझको। तो उसको ऐसे कह कि हाँ यस मैम बिल्कुल आपको ये प्रोडक्ट महंगा लग रहा होगा, ये आपने उसको रिफ्रेश किया कि नहीं किया, जो उसने बोला उसको रिफ्रेश किया। और एम्पैथाइज विद द कस्टमर, यानी कि आप जो कस्टमर जो कंप्लेन कर रहा है, जो ऑब्जेक्शन बता रहा है, उसके प्रति आप एम्पैथाइज करें कि हाँ रियली मैम जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको डेफिनेटली ये प्रोडक्ट महंगा लगा होगा, आई एम रियली श्योर बिल्कुल लगा होगा, लेकिन लेकिन देन आप उसको बताएं कि इसमें ये ऐसे वो है जिसके कारण ये आपको और ज्यादा वैल्यू देगा बजाय उस प्रोडक्ट के जो आपने दूसरी जगह पे देखा। समझा मेरी बात? तो ये आपको देखना होगा। तो दूसरा आपको देखना होगा कि जो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो उसको आंसर दे रहे हैं उसमें कस्टमर का रिएक्शन क्या है, आपके रेस्पॉन्स के प्रति उसका रिएक्शन क्या है, वो आपको देखना होगा। देन आता है लास्ट में वो जिसकी आपको इंतजार, यानी कि क्लोजिंग द सेल। यही तो चाहते हैं ना कि भाई सेल्स अब क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो सेल्स ओपन होती है उसको क्लोज होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें ये जो एफर्ट आपने पहले लगाए हैं वो सारे एफर्ट काम आएंगे, है ना। जिसमें सेल्स प्रिपरेशन में, एक्चुअल सेल्स प्रोसेस में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, ये सारे जो एफर्ट आपने लगाए हैं वही क्लोजिंग स्टेज में काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो बाइंग सिग्नल आपको देखना है ना, वर्बली एज वेल एज नॉन वर्बल, दोनों ही सिग्नल देखने हैं आपको, है ना, दोनों सिग्नल आपको देखने पड़ेंगे। ये तो जैसे कि माना कि आप देखो कोई जो है अप्रूवल देख रहा है, जैसे कि किसी ने शूज खरीदना है, किसी तो शूज खरीदना है तो उसने शूज को ट्राई किया, है ना, ये उसका अप्रूवल है। समझे मेरी बात? ये उसका मोटिव आ गया कि वो उसको लेना तो है क्योंकि वो शूज को ट्राई कर रहा है, देख रहा है, वो नंबर देख रहा है कि भाई फिट है कि वो उसका कहीं साइज तो बड़ा या छोटा तो नहीं। ये सिग्नल्स होते हैं, तो ऐसे सिग्नल्स पर आपको ध्यान देना है। कुछ सेल्स क्लोजिंग की टेक्निक होती है, इसमें एक तो डायरेक्ट क्लोज हम कहते हैं, जब कस्टमर से हम डायरेक्टली ये कुछ कहते हैं कि मैं आपके लिए पैक कर दूं, ये आप कुर्ता, आप ये वाला कुर्ता लेना चाहते हैं कि ये वाला कुर्ता लेना चाहते हैं, मैं आपका बिल बनवा दूं, आप जीएसटी पे करेंगे या बिना जीएसटी का बिल बनेगा। आप देखा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको एफर्मेटिव क्वेश्चंस पूछना है जिसमें कि उसका आंसर उसको सोचने को मजबूर हो जाए कि भाई उसको हाँ में या उसका आंसर निकले, इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। उसको ये नहीं कहना कि आप इसको लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो 100% वो नहीं निकलेगा उसको, लेकिन आपको ये एज्यूम करना है कि वो पसंद कर लिया और वो लेना है, तो आप क्या कि आप बिल का लेंगे या बिना बिल के लेंगे, या आपको जीएसटी का लेना है या बिना जीएसटी का लेना है, ये आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। देन एज्यूम्पशन क्लॉज, अब देखिए क्या है, बॉडी लैंग्वेज से आप समझे उसके कि उसने परचेज डिसीजन बना लिया है, तो आप कैसे पे करना चाहते हैं, कैश पे या आप ऑनलाइन पे करना चाहेंगे या आप कार्ड से पे करना चाहेंगे, ये एज्यूम्पशन बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछना है। देन लिमिटेड चॉइस वाले, देखिए इसमें आपको क्या है कि आपके लिए जो है ना कौन सा सूटेबल रहेगा आपको, ये लेदर जैकेट या ये वाला जो आपको, ये देखिए,
है ना। तो ये आपको लिमिटेड चॉइस उसको आपको देके और उसको आप क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए ये 2 कलर है, आप देखिए कौन सा कलर आपको ज्यादा बेस्ट है ना। ये कुछ इस तरह के लिमिटेड क्लॉज क्वेश्चन हो सकते हैं। देन सजेशन क्लॉज, सजेशन क्लॉज क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि देखिए आप मैम या सर आप ये देखिए ये ब्लैक ट्राउजर जो है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर आपको बहुत जम रहा है, आप इसको लीजिए, ये मेरा सजेशन है। इस तरह के सजेशन आप दे सकते। देन समरी क्लॉज, समरी क्लॉज में क्या होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट का जो फीचर्स है ना उसके एक बार एक लाइन में 2 लाइन में आप उसको समराइज कर दीजिए और फिर शैल आई पैक दिस। जैसे कि आप कोई आप एक सूट है ना, ये ऑफिस में जो विंटर ऑफिस में आप इसको पहनेंगे, इस सूट को पहनेंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा, इसका मटेरियल अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, ये रिंकल फ्री है ना, इस ये जो है आपको और ये गुड और एक थॉटफुल जो है ना वो इस तरह के आप जो उसको फीचर्स बताएंगे और उसके बाद कहेंगे शैल आई पैक दिस, है ना। तो इस तरह से आपने एक लाइन में 2 लाइन में आपने पूरे फीचर्स को समराइज कर दिया और फिर उसको कहा कि आपको मैं पैक कर देता हूँ उससे, ये होता है। देन आता है आइसोलेशन स्टेज, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, कस्टमर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या खरीदना है, उसमें आप उसकी मदद करते हैं, उनमें से आप 2-3 प्रोडक्ट निकाल के कि ये तो मोस्ट सूटेबल है, आप इसमें से चूज करें, तो उसको उसकी मदद हो गई और 100% वो क्लोजिंग करेगा, सेल्स को वो क्लोज करेगा। तो ये थी। देन आता है पोस्ट सेल्स, पोस्ट सेल्स मतलब आपने सेल्स क्लोज करने के बाद ही आपका जॉब हो गया नहीं हो गया है। आजकल लाइफ टाइम वैल्यू प्रोडक्शन का, लाइफ टाइम वैल्यू प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर क्या है देखिए, एक तो होता है सजेशन आपने दिए, ठीक है ना, पोस्ट सेल्स आपने सजेशन दिए कि भाई आप इसमें ये साथ में आपको अपसेलिंग करनी है, साथ में इस प्रोडक्ट के साथ में कुछ और आपको बेचना है तो आप सजेशन दे सकते हैं कि आप ये ले रहे हैं तो इसके साथ में आप ये लें, तो ये थोड़ा बेटर जो है इसमें आपको इस प्रोडक्ट का आप बेटर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ उसको आप आइटम जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट तो दे ही रहे हैं, आपने पहले कुछ नहीं बताया, प्रोडक्ट देने के बाद आप कह रहे हैं कि मैम आपने ये प्रोडक्ट लिया है ना तो इसमें हम साथ में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं, आप देखिए वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो पहले आपने बता दिया ना, जब तो वो उसको उसमें शामिल कर लेगा, उसके डील में शामिल कर लेगा उसको, लेकिन आपने डील क्लोज कर दी उसके बाद में अगर आपने दिया ना तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट, वो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपके। तो पोस्ट सेल्स में क्या हो सकता है, ये क्या क्या सजेशन, वो अनडिसाइडेड अबाउट द परचेज है, ये क्या कस्टमर देखना चाह रहा है, क्या वो जो है उसका बेनिफिट्स वो उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, या उसको कस्टमर डिसीजन मेकिंग में आप जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है, एक्सेसरीज है, उसके बारे में आप सजेशन दें, कुछ अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट आप बता सकते हैं उसको, कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा है किसी प्रोडक्ट पे तो वो आप उसको सजेशन आप उसको दे सकते हैं, है ना। तो ये आपकी सारी चीजें होंगी जो पोस्ट सेल्स आपको करनी है, जो आपको अपसेलिंग में और आपकी क्रॉस सेलिंग में आपको मदद मिलेगी, है ना, जिससे आपको दोनों में आपको मदद मिलेगी, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग। प्रोडक्ट्स का ग्रेडेड कोई जो है वो है जो उसमें और ज्यादा अच्छे फीचर्स के साथ में है, वो उसकी और ज्यादा मदद कर सकता है, या उसके कुछ एसेसरीज और उसके साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो उसके साथ में उसको और ज्यादा मदद कर सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट बेचने में। या फिर और क्या सकता है पोस्ट सेल्स में, कस्टमर को एजुकेट करना कि भाई जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है उसको बेटर इस्तेमाल वो कैसे करे, उस चीज के बारे में उसको आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब है कि आप अब उसको आप अपना लॉयल कस्टमर बनाना चाहते हैं, आप उसको रिपीट कस्टमर बनाना चाहते हैं, आप उसको लाइफ टाइम वैल्यू देना चाहते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू देने के लिए क्या होगा कि आपको उसमें एक तो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना, जिसमें कि आप उसका नंबर, उसका फैमिली जो उसका सारे जो है उसकी रिलेशनशिप हो, और उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स है उनके भी इंटरेस्ट, उनके जो है उनकी बर्थडे, उनकी प्रेफरेंस, उनके बारे में सबके बारे में आपको जानकारी होगी, तो आप उनको उसके अकॉर्डिंग जब भी वो रिपीट आएगा आपके पास में तो उसको आप ऑफर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आपके बच्चे के लिए ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपके हस्बैंड के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप ये कर सकते हैं, आपकी बर्थडे पे आप ये ले सकते हैं। ये एक हो गया आपके पर्सनल कस्टमर। दूसरा है कस्टमर के आप डाटाबेस बना के रखें, आजकल तो सारा डिजिटल डाटाबेस बन गया आजकल सारा, जिसमें कि पूरा उनका रिकॉर्ड होता है, उनका मोबाइल नंबर, उनका सारा मेल आईडी, जहाँ पर कि आप ऑफर भेजते रहते हैं उनको, आप क्या नाम है फोन से आप उनको ऑफर बता सकते हैं, SMS से, व्हाट्सएप से, जैसे भी। तो ये आपको उसके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में, यानी कि उसको आपको रिपीट कस्टमर बनाने में आपको
और आपकी मदद करेगा। तो ये है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। दोस्तों ये थी सब बात रिटेल सेलिंग स्किल की, और मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स हैं जो डेफिनेटली आपको रिटेलिंग में आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको मदद करेगी। बाकी फोटो कार्ड तो है ही, ये भी आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। ऑनलाइन सेलिंग, आपके रिटेल शॉप का एक ऑनलाइन स्टोर आपका डेवलप हो जाएगा, जहां पर कि आपकी जो शॉप है वो 24 घंटे खुलेगी, वहां पर कभी बंद नहीं होने वाली है। वहां पर आपको कोई क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखना कि काउंटर को आपको कोई सजाना है, काउंटर को क्लीनलीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, उसका ध्यान नहीं रखना। कैटलॉग एक बार वहां बन गया, कैटलॉग बिल्ड हो गया, वही कैटलॉग जो है उसको हजारों लोग देख सकते हैं, उस कैटलॉग को लाखों लोग देख सकते हैं। यानी कि ये सारा जो प्रिपरेशन है आपकी, वो सारी कुछ नहीं रही। दूसरा, आपका ये पूरा जो रिटेल सेलिंग स्किल है, जो कि आपके ऑफलाइन काम आती है, आपके शॉप में काम आती है, आपके स्टोर में काम आती है, यहाँ पर वो कुछ भी जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ कौन करेगा? फोटो कार्ड करेगा। फोटो कार्ड ही आपके शॉप को ऑनलाइन करेगा, फोटो कार्ड की आपकी मार्केटिंग करेगा, फोटो कार्ड ही जो है आपके लिए कस्टमर लाएगा, फोटो कार्ड ही आपके लिए ऑर्डर लाएगा। आपको तो सिर्फ ऑर्डर लेने हैं, ऑर्डर प्रोसेस करने हैं बस, और अपना बिजनेस करना है। तो बिल्कुल आप इससे जुड़े, फोटो कार्ड से आप जुड़े, और इसी तरह आप मेरे साथ बिजनेस की पाठशाला में जुड़े रहें, और मैं ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स पर बात करूंगा। नेक्स्ट संडे फिर कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। आप सभी जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।